Assalamualaikum. This is Mohammad Hashim Zia, and you are watching NED Day 4 Mathematics MCQ Solution. बेटा डे 1, डे 2, डे 3 कहता है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नंबर ऑफ 100 या उससे भी ज्यादा एमसीक्यूज आपको तीनों वीडियोस में सॉल्व करवाए हैं। डे 1 में भी, डे 2 में भी, डे 3 में भी। कि अल्हम्दुलिल्लाह अब जो एमसीक्यूज एनईडी साइट के ऊपर आ रहे हैं वो नॉर्मली रिपीटेड ही आ रहे हैं। सो आज की इस वीडियो में हमारे पास इतना ज्यादा कुछ डिस्कस करने को नहीं होगा, बट यस कुछ बहुत अच्छे एमसीक्यूज मुझे डे 4 में देखे जो कि कुछ न्यू थे, और कुछ एमसीक्यूज का कॉन्सेप्ट टोटली डिफरेंट था। सो आइए जरा उनको डिस्कस कर लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास जो पहला एक एमसीक्यूज आ रहा है, ये एमसीक्यूज ऑल्दो इससे मिलते जुलते एमसीक्यूज मैं डिस्कस कर चुका हूं। आपको इस एमसीक्यू की खास बात क्या है? देखो, जहां तक मुझे लग रहा है कि आपको एक पॉइंट गिवन है 2,3 और आपको सिंपल एक इक्वेशन गिवन है और आपसे कहा जा रहा है इस इक्वेशन के ऊपर स्लोप की वैल्यू बताओ क्या होगी। अगर तो ये एमसीक्यूज एज इट इज ऐसे आया हुआ है तो देखिए बेटा, आपको इक्वेशन गिवन है। क्या इक्वेशन गिवन है? y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x। तो इस इक्वेशन के ऊपर किस तरीके से हम लोग स्लोप निकालेंगे, किस तरीके, सबसे पहला काम तो बेटा इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं। क्या बन जाएगा ये? यहाँ पे एल से कुछ भी नहीं, 2x के नीचे 1 होगा तो क्या हो जाएगा, नीचे x आ जाएगा। 2x यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पे क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस का 1। ये x यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई। तो क्या फॉर्म हो जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस का 1। तमाम वैल्यूज को एक साइड पे कर देता हूं तो क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस का 1 इक्वल टू 0। यानी कि मेरे पास इक्वेशन क्या बन गई, सिंप्लीफाई होने के बाद ये इक्वेशन बन गई इस पर्टिकुलर लाइन की। अब मुझे अगर इस लाइन का स्लोप निकालना है तो जाहिर सी बात है मुझे पहले किसी तरीके से स्लोप कैलकुलेट करना होगा। अब आपके जहन में आ रहा होगा सर किस तरीके से स्लोप कैलकुलेट करेंगे, तो बेटा बहुत ही आसान तरीका है। अगर मेरे शागिर्द हो, मेरे स्टूडेंट हो, आपको मैंने स्लोप लेने की एक शॉर्ट ट्रिक सिखाई थी। क्या शॉर्ट ट्रिक बताई थी? कभी भी स्लोप लेना हो सिंपल तरीके से लिखो, नेगेटिव का सिंबल, एक बार इस पूरी इक्वेशन का डेरिवेटिव लोगे x के रिस्पेक्ट से, कीपिंग द अदर वेरिएबल एज कांस्टेंट। तो अगर मैं एक बार इस पूरी इक्वेशन का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेता हूं तो बेटा क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव 4x माइनस के xy का डेरिवेटिव। क्या कहा, क्या कहा? मेरा जुमला हमेशा याद रख लेना, स्लोप कभी भी आपको निकालना हो क्वाड्रेट लीनियर से बड़ी इक्वेशन का तो हमेशा कैसे निकालते हो, नेगेटिव का साइन लेते हो और एक बार इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लोगे x की रिस्पेक्ट से, कीपिंग द अदर वेरिएबल एज कांस्टेंट। ये तरीका पूरा समझा चुका हूं डेरिवेटिव के टॉपिक्स के अंदर। तो यहाँ पे अगर एक्स वाई आ रहा है तो बेटा इस एक्स वाई के अंदर से हम एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं तो वाई को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करूंगा तो सिंपल तरीके से एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, तो वाई का वाई एज इट इज आ जाएगा। ऐसा क्यों करा? क्योंकि मैं एक्स की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहा हूं और वाई को एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर रहा हूं, तो जो कांस्टेंट ट्रीट करते हुए वाई पहले लिख दिया और एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, प्लस का साइन और 1 का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। अब एक बार इसी इक्वेशन का डेरिवेटिव लूंगा y की रिस्पेक्ट से, बेटा जब y की रिस्पेक्ट से लूंगा तो ऑब्वियसली 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए आगे फिर क्या आ गया, माइनस का xy। अब मैं y की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहा हूं तो जाहिर सी बात है कीपिंग द अदर वेरिएबल इज कांस्टेंट, तो x एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा। x को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करूंगा तो y का डेरिवेटिव सिंपल 1 हो जाएगा और प्लस के 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, उसका डेरिवेटिव यानी कि स्लोप क्या आ जाएगा इक्वेशन के जरिए, m इज इक्वल टू माइनस का 4x माइनस का y डिवाइडेड बाय ब्रैकेट के अंदर माइनस x। जाहिर सी बात है तो माइनस से माइनस है वैसे कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपल x बच गया। सिंपल क्या बचा, x बचा। अब देखिए क्वेश्चन ने मुझे पॉइंट गिवन है 2,3, तो जहां जहां x आ रहा है वहां 2 डाल दूंगा, जहां जहां y आ रहा है वहां पे 3 डाल दूंगा। तो बेटा ये सारे कॉन्सेप्ट अल्हम्दुलिल्लाह अपने लेक्चर से मैंने वैसे भी आपको कवर करवाए हुए हैं। सो माइनस के y पे 3 आ जाएगा और नीचे x पे 2 आ जाएगा। 4 2 क्या होता है भाई, 8, 8 माइनस का 3 डिवाइड बाय 2, 8 माइनस 2 क्या हो जाएगा आपके पास, सिंपल तरीके से सॉरी 4 2 8, 8 में से 3 निकाल दो 5, तो 5 डिवाइड बाय 2 करके आपका आंसर आ रहा होगा इस क्वेश्चन का, अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से सिंपल सा आ रहा है। क्लियर है बच्चों? अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये वर्टिसेस वाले चीजें पहले भी बता चुका हूँ बेटा, पैराबोला हाइपरबोला एलिप्स करके जाना है बेटा सिंपल तरीके से। डायरेक्ट्रिक्स पूछा हुआ है, फोसाई पूछा हुआ है, सारी चीजें भी कर चुके हैं पहले भी। ये वाला क्वेश्चन एक नया आ रहा है, क्या कह रहा है बेटा इस क्वेश्चन के अंदर, फाइंड दी फंक्शन ऑफ कॉस या डोमेन। मेरे ख्याल में डोमेन या रेंज का क्वेश्चन आ रहा है, बच्चे ने लिखा नहीं है। तो बेटा ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, कॉस के फंक्शन की डोमेन क्या होती है, साइन हो या कॉस हो, साइन हो या कॉस हो, दोनों के फंक्शंस की डोमेन ऑल रियल नंबर्स होती है। क्या होती है भाई, साइन और कॉस के फंक्शन की, साइन और कॉस, इसको मैं इधर बना देता हूं, साइन और कॉस के फंक्शन की डोमेन क्या होती है, ऑल रियल नंबर्स। डोमेन कहते हैं वो तमाम वैल्यूज जो मैं इन कर सकूं, जो मैं पुट कर सकूं, जो मैं इनपुट दे सकूं जिनका। ये टॉपिक नॉर्मली एनईडी साइड पे इतना नहीं आता, तो बेसिक से एमसीक्यूज पूछ ले जाते हैं। अच्छा, और रेंज क्या होती है, कभी रेंज पूछ ली जाए साइन की या कॉस की,
ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, साइन और कॉस की रेंज क्या होती है, पॉजिटिव के 1 से लेके नेगेटिव के 1 तक की होती है। क्या कहा, पॉजिटिव के 1 से लेके हमेशा नेगेटिव के 1 तक की होती है। साइन और कॉस की डोमेन क्या होती है, ऑल रियल नंबर्स, और रेंज क्या होती है, 1 और -1। इसका मतलब क्या, अगर मतलब समझा दूं तो इसका मतलब ये है कि साइन हो या कॉस, तुम हमेशा इसके अंदर जो भी तुम इनपुट दोगे वो हमेशा रियल नंबर दोगे, तुम्हारे पास आंसर क्या आएगा, तुम्हारे पास एक स्पेसिफिक आंसर आएगा। तुम्हारा साइन या कॉस के ऊपर फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होगा रियल नंबर्स के ऊपर। और रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज का मतलब ये होता है कि तुम साइन या कॉस के अंदर कोई भी अपनी वैल्यू डालो, कहां से कहां तक की, 1 से लेके -1 के दरमियान तक की, तो तुम्हारे पास जो आंसर आएगा वो कोई ना कोई पर्टिकुलर स्पेसिफाइड नंबर आ जाएगा। या इसको मैं ऐसे भी क्लियर कर सकता हूं कि भाई कभी भी तुम साइन या कॉस में एंगल डालते हो तो साइन का सबसे बड़ा आंसर 1 होता है और सबसे छोटा आंसर -1 होता है। सेम गोज फॉर दी कॉस, उसका सबसे बड़ा आंसर +1 होता है और सबसे छोटा आंसर -1 होता है। तो सिंपल तरीके से एमसीक्यूज को अपने जहन में बिठा लीजिएगा, ये आ जाते हैं। इतना बेसिक एमसीक्यूज, डेरिवेटिव के डिवीजन फॉर्मूला पूछा हुआ है, आई गेस ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए बेटा। सो आइए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे कौन सा एमसीक्यूज आ रहे हैं। अच्छा तो बेटा एक और एमसीक्यू जो न्यू यहाँ पे मुझे दिख रहा है, मेरे ख्याल में ये एमसीक्यूज आ रहे हैं कि वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी, इसका आंसर क्या होगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, इसका आंसर क्या होता है बेटा, 0 होता है। उसके पीछे रीजन क्या होती है कि आपको ये बात बहुत सिंपल तरीके से मालूम है, आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि बेटा ए इंटू क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी, कि ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी किसके बराबर होता है, ए बी साइन थीटा के। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0 होती है। तो उससे तमाम की तमाम वैल्यूज का आंसर क्या आ सकता है, 0 आ जाएगा। क्या कहा मैंने, दोबारा सुन लीजिए, हमारे पास वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट बी का आंसर हमेशा 0 के बराबर होता है। उसके पीछे सिंपल सा फिनोमेना होता है कि भाई आपके पास जो भी पर्टिकुलर प्लेन होगा जिसके अंदर ये लाई कर रहे होंगे, उसके अंदर ऑब्वियसली ये इसके परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर के ऊपर ऑब्वियसली 90 डिग्री एंगल फॉर्म होते हैं, तो पूरी की पूरी चीज का आंसर क्या आता है, 0 आता है। बेसिक तो लॉ होता है। अच्छा, बाकी ये सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को मैंने करवाई भी हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 5k की पावर 5। अच्छा, क्या कह रहा है, 5 की पावर में के आ रहा है और ये बराबर आ रहा है किसके, 625 के। बेटा ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, कैसे सॉल्व करोगे, कोई मसले की बात ही नहीं है। सिंपल तरीके से 625 क्या होता है बेटा, 5 की पावर में कहां पे 625 आता है, आई गेस 4 के ऊपर आता है। ऐसा ही है ना बेटा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। 5 की पावर के ऊपर कहां पे आता है आपके पास, 4 के ऊपर 625 होता है। तो जाहिर सी बात है क्या बन जाएगा, 5 की पावर के इज इक्वल टू, इधर भी 5 की पावर 4, कभी भी इक्वल टू के आमने सामने बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती है, इक्वेट, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास आ रहा है, फॉर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अभी इन क्वेश्चंस को मत देखिएगा, मैं भी सॉल्व करवाता हूं बेटा। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के ऊपर कुछ आ रहा है। अच्छा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की खास बात क्या होती है बेटा, तमाम स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए। ये एक नया क्वेश्चन आ रहा है तो काइंडली इसको देख लीजिए। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक ऐसा हाइपरबोला होता है जिसके अंदर हमेशा आपके पास जो ए की वैल्यू होती है बराबर होती है किसके बेटा, बी के। देखिए बेटा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक ऐसा हाइपरबोला होता है जिसके अंदर हमेशा ए की वैल्यू बराबर होती है किसके, बी के। और एक और चीज लगे हाथों अपने जहन में बिठा लीजिएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की हमेशा एसेंट्रिसिटी बराबर होती है √2 के। ऑल्दो एमसीक्यूज नहीं था बट मैंने साथ साथ पढ़ा दिया आपको। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वर्टिसेस और इज गिवन एज वर्टिसेस एज गिवन एज +-2 √2, 0, यानी कि वर्टिसेस की वैल्यू गिवन है आपको। अब वर्टिसेस क्या होते हैं, बात हम सबको पता है कि भाई एक की वैल्यू होगी हमारे पास। अब अगेन मैं सपोज कर लेता हूँ कि लेट सपोज क्वेश्चन के अंदर मुझे साफ दिख रहा है, क्वेश्चन में मुझे इस बात साफ दिख रही है बेटा, +-2 √2, 0, मुझे साफ दिख रहा है ए की वैल्यू है। चूंकि भैया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के अंदर ए हो या बी हो तो दोनों ही बराबर होते हैं आपस के अंदर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर, अगर मेरे पास ओरिजिनल इक्वेशन आ रही है x² + y² डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का केस होता है, चूंकि ए स्क्वायर बराबर होता है, ए बराबर होता है बी के, तो बेटा क्या बन जाएगा, x² + y² इक्वल टू ए स्क्वायर, बी स्क्वायर कह लो, बात एक ही हो गई। तो क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, x² + y² इज इक्वल टू, चूंकि मेरे पास यहाँ पे वर्टिस की वैल्यू क्या आ रही है, 2 √2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, सिंपल तरीके से 2 √2 का होल स्क्वायर। सो भैया यहाँ से मेरे पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये स्क्वायर जब 2 के ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 4, और फिर जब ये स्क्वायर इस 2 के ऊपर जाए, इस जब ये बाहर जो स्क्वायर मौजूद है ये 2 के ऊपर भी जाएगा और √2 पे भी जाएगा। जब ये स्क्वायर 2 पे जाएगा तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, और √2 पे जाएगा तो क्या बन जाएगा बेटा, सिंपल तरीके से ये आपके पास बन जाएगा 2 आ जाएगा, रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4 2 क्या हो जाएगा, 8। यानी कि मेरे पास ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही होगी, 2 √2, वाइल ए की वैल्यू क्या आ रही होगी, 8, और बी की वैल्यू भी क्या आ रही होगी, 8। सिंपल तरीके से ए और बी की वैल्यूज आ गई, हमें फाइंड क्या करना है, हमें आई गेस इक्वेशन फाइंड करनी थी। सो इक्वेशन तो मेरे ख्याल में डायरेक्टली यही आ रही होगी।
इक्वेशन तो मेरे पास सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन अगर फाइंड करनी है तो इक्वेशन तो बहुत सिंपल सी होगी, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, बल्कि डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा सिंपल तरीके से ए स्क्वायर की वैल्यू दैट विल बी 8। मेरे पास सिंपल तरीके से बेटा ये आ रहा होगा यहाँ पे आंसर, कोई मसले की बात नहीं है। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा बेटा, सिंपल तरीके से ये आ जाएगा, क्योंकि उसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के ऊपर ही तो आंसर आया है। मेरे पास सिंपल तरीके से इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8। अच्छा, अब आते हैं जरा बेटा एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर, आगे बढ़ने से पहले जो आज के लेक्चर में डिस्कस करना चाह रहा था, दैट इज अबाउट द पार्शियल फ्रैक्शन। अगेन कल मैंने आप लोगों को पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट सिखाया था ऑल दो, बट स्टिल मैं आज के लेक्चर में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें करना चाहूंगा कि अगर आपसे पार्शियल फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट के अंदर आंसर निकालने के लिए आ जाए तो किस तरीके से आंसर कैलकुलेट करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन करवाऊंगा, उससे आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह, क्योंकि मुझसे कल बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर आप हमें आंसर निकालना भी सिखा दें काइंडली, तो मैंने बोला ओके अभी सिखा देता हूँ, कोई मसले की बात ही नहीं है बेटा। तो बेटा सिंपल तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन का आंसर कैसे निकाला जाता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, काइंडली इसको बड़े गौर से देखिएगा। देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन आता है, अगर मुझसे इस पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन का सिंपल न्यूमेरिक फॉर्म में आंसर मांगा हुआ है, या मुझसे कहा हुआ है कि इंटीग्रेशन का आखिर तक का काम करो, आंसर तक निकाल के दिखाओ, तो किस पैटर्न पे निकालूंगा, किस तरीके से निकालूंगा, काइंडली उसको समझ लीजिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सब चीजें आसान हो जाएंगी। बेटा कुछ भी नहीं करना, मेरी बात को बड़े गौर से समझिएगा। मैंने कल आपको इसकी एजम्पशन करना सिखाया था, आज के लेक्चर में सिखाऊंगा किस तरीके से इसका आंसर निकालना है। बेटा सिंपल सा, आपको साफ दिख रहा है यहाँ पे कितने फैक्टर्स आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। आपने इन 3 में से पहला वाला फैक्टर ले लिया, सही है ना, इन 3 में से आपने पहला फैक्टर ले लिया, ऊपर वाली चीज को फिलहाल एज इट इज लिख दो, सही है। इन 3 में से पहला लिया है तो बाकी 2 फैक्टर्स को यहाँ पे लिख दो। बाकी 2 कौन कौन से फैक्टर्स हैं, x+2 और दूसरा क्या आ रहा है, x-3। ऊपर ln लगाओ, और ln लगाने के बाद जिस फैक्टर को लिया है ना उसको लिख दो। ऊपर ऊपर ln लगाओ, और ln लगाने के बाद जिस फैक्टर को यहां से गायब किया है ना उसके ln का फंक्शन उस फैक्टर को बना दो, तो क्या बन जाएगा ln(x-1). फिर लगाओ प्लस का साइन। अब पहला फैक्टर ले लिया, अब पहले के अलावा कोई और लो, यानी कि अब एक फैक्टर तो अब ले चुके हो ना, तो अब पहला नहीं लो, अब कोई और पहले के अलावा ले लो। लेट सपोज मैं पहले के अलावा ले लेता हूं दूसरा वाला, तो x+2 लेता हूं, जो ऑब्वियसली ये लेना चाहिए मुझे। तो नीचे से क्या करूंगा, उसको गायब कर दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा 2x माइनस का 1, नीचे अब x+2 मैंने गायब करा है तो क्या बन जाएगा, x-1 फैक्टर एज इट इज, x-3 फैक्टर एज इट इज। और ऊपर ln के साथ अब जो फैक्टर मैंने लिया है उसको लिखूंगा, जो ln के साथ फैक्टर होगा उसको ऊपर लिख दूंगा, जो कि क्या होगा, x+2। फिर प्लस का साइन लगाऊंगा। अब की बार पहला फैक्टर भी ले चुका हूं, दूसरा भी ले चुका हूं, अब लास्ट फैक्टर की बारी आ जाएगी ऑब्वियसली। तो बेटा लास्ट फैक्टर में क्या करेंगे, सिंपल तरीके से x-1 x+2 लिख दूंगा, क्योंकि लास्ट फैक्टर मैंने उठा लिया, से गायब कर दिया। ऊपर क्या आ जाएगा, 2x-1, और ln का फंक्शन जिस फैक्टर को मैंने यहां से गायब करा आपकी बारी में, वो x-3 वो आ जाएगा। यहां तक का काम अगर आपको क्लियर है बेटा, आप आधे से ज्यादा काम कर चुके हो। अब बस छोटा सा एक काम करना है, जरा वापस आइए। मैंने डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करवाया, वरना चाहता मैं डायरेक्टली भी सॉल्व करवा देता हूं। बेटा अब आपने ये काम करना है कि आपने यहां पे देखना है कि अब आपने किस फैक्टर को उठाया था, x-1 को उठाया था, बिल्कुल सही उठाया था, यानी कि आपने पहली वाली जगह में कौन सा वाले फैक्टर को उठाया था, x-1 को, जो कि आपने एल पे लिखा भी था। तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूं इस फैक्टर से, यानी कि x-1 से अगर x की वैल्यू निकालना चाहूं तो इसको मैं 0 के बराबर ले लेता हूं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। इस x की वैल्यू को इस पूरी चीज में पुट कर दो, एक्स की वैल्यू को क्या कहो, कहां पुट कर दो भाई, यहां पे पुट कर दो। क्या कहा, दोबारा सुन लीजिए, पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर अगर आपके पास कभी आंसर निकालने के लिए आ जाए, यानी कि न्यूमेरिक फॉर्म में सॉल्व करने के लिए आ जाए एमसीक्यूज लेवल के ऊपर, तो किस तरीके से काम करोगे, बहुत छोटा सा काम है बेटा, कुछ भी नहीं करना। पहले वाले फैक्टर को लो, पूरे क्वेश्चन को एडिट लिख दो, बस पहले फैक्टर को गायब कर दो और ऊपर एल के साथ लिख दो। दूसरे को लो, प्लस के साइन के बाद पूरे क्वेश्चन में दूसरे को गायब कर दो और एलन के साथ उसको लिख दो। तीसरे को लो, उसको गायब कर दो, बाकी क्वेश्चन एडिट लिखो और एलन के साथ जिसको गायब करो उसको लिख दो। अब मैं डायरेक्टली इस स्टेप को इसलिए नहीं करवाया क्योंकि मैं चाहता था कि आपको एक पहले कॉन्सेप्ट पहला वाला क्लियर हो जाए। अब मैंने आपसे क्या बात कही, मैंने कहा जिस फैक्टर को आपने उठाया है, आपने किस फैक्टर को उठाया था, यहां से x-1 पहले उठाया था ना, तो x-1 में से x की वैल्यू निकाल लो, क्या आ जाएगी, x की वैल्यू ऑब्वियसली 1 आएगी। बाकी के ln के अलावा बाकी की पूरी इस टर्म के अंदर इस x की वैल्यू 1 डाल दो, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सिंपल तरीके से x की वैल्यू 1 पुट कर दूंगा, यहाँ पे माइनस का 1, नीचे क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1+2, फिर क्या आ जाएगा 1 माइनस का 3। क्लियर है यहाँ तक की बात, और ln x-1 एज इट इज, इसमें x की वैल्यू पुट नहीं करनी भाई, पुट कर दोगे 0 बन जाएगा, ln 0 आपके पास गलत हो जाएगा वो। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक की बात, आगे बढ़ते हैं।
सेम काम यहाँ पे करना है। आपने यहाँ पे ln की वैल्यू के अंदर क्या रखा है, x+2, यानी कि आपने x+2 का फैक्टर यहाँ से गायब किया था सेकंड वाले के लिए। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो तो क्या बन जाएगी, x की वैल्यू ऑब्वियसली वो नेगेटिव का 2 आ रही होगी। x की वैल्यू क्या आ रही होगी बेटा, नेगेटिव का 2 आ रही होगी। उस नेगेटिव को 2 को उठा के ln के अलावा बाकी तमाम जगहों पे पुट कर दो, तो क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा 2 इंटू, अच्छा आई एम सो सॉरी, सही है ना, सही है, कोई मसले की बात नहीं, कोई मसला, सही है, सही किया। क्या बन जाएगा, नेगेटिव का 2 माइनस का 1 और बाकी ln x+2 एज इट इज का एज इट इज। सेम काम नीचे भी करूंगा बेटा, इस x में क्या चला जाएगा, नेगेटिव का 2 माइनस का 1 और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 2 माइनस का 3। सो यहाँ पे भी यही काम करेंगे बेटा, इस वाले पूरे उसके अंदर के x-3 की वैल्यू से यहाँ से x की वैल्यू निकाल लूंगा तो क्या आ जाएगी, x की वैल्यू पॉजिटिव का 3 आ जाएगी। तो यहाँ पे भी यही काम करूंगा, क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस का 1 और ln x-3 एज इट इज का एज इट इज। सेम काम इधर करूंगा, इस 3 की वैल्यू को इस x में भी डालूंगा, माइनस का 1 इंटू 3+2, दोबारा भी समझा दूंगा बेटा, कोई मसले की बात नहीं, पहले क्वेश्चन क्लियर करो अपना। क्या बन जाएगा यहाँ पे 2 माइनस का 1 क्या हो जाएगा, सिंपल तरीके से 1 डिवाइडेड बाय 1+2 क्या होता है मेरा बच्चा, 1+2 होता है 3 और 1-2 क्या होता है आपके पास, सिंपल तरीके से ये होता है माइनस का 2, तो -2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, माइनस का 6, तो क्या बन गया, नेगेटिव का 6 और ये ln x माइनस का 1 एज इट इज का एज इट इज। सेम काम, प्लस का साइन बीच में एज इट इज। यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, सिंपल तरीके से -2 इंटू 2 माइनस का 4, -4 -1 क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 5 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या बन रहा होगा, ये बन जाएगा -2 -1 माइनस का 3 और -2 -3 माइनस का 5, तो -5 -3 क्या हो जाएगा, माइनस का 15, क्या हो जाएगा, माइनस का 15, माइनस से माइनस ऑब्वियसली कैंसिल आउट हो जाएगा। और ऊपर क्या आ रहा है, सिंपल तरीके से ln x+2। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या बन गया, 3 2 6, 6 माइनस का 1 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 3 - 1 इंटू 3+2, 3 में से 1 निकालो 2 और 3 + 2 5, तो 5 2 10 ln x माइनस का 3। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर ये आ रहा होगा। कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर है? अगर तो आपको शॉर्ट ट्रिक मेरी समझ में आई, पसंद आई, तो काइंडली कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा बेटा। एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक, क्या शॉर्ट ट्रिक है बेटा, पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। बहुत मजे की शॉर्ट ट्रिक, छोटी सी शॉर्ट ट्रिक, जो मैंने जानबूझ के आज के लेक्चर को बनाने की मेन रीजन यही ट्रिक थी बेटा। वरना अल्हम्दुलिल्लाह डे 1 डे 2 डे 3 के तमाम लेक्चर्स के अंदर मैं तमाम चीजें कवर करवा चुका था। ये लेक्चर की खास बात, ये शॉर्ट ट्रिक जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। क्या कहा, कुछ भी नहीं करना बेटा। आइए अपनी बात को जल्दी से बात को वाइंड अप करेंगे, तो अपनी अपनी इसी चीज के ऊपर एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन बस, बट ये वाला क्वेश्चन डिफिकल्ट लूंगा मैं। देखिएगा, लेट सपोज x² + 4 डिवाइडेड बाय मेरे पास आ जाता है 3x³ प्लस का 4x², आगे आता है क्या, माइनस का 4x इंटू dx। सबसे पहले तो बच्चे के पास जो क्वेश्चन आया, बच्चा परेशान हो गया, सर इतना मुश्किल क्वेश्चन आ गया। भाई कभी भी तुम्हारे पास ऐसा क्वेश्चन आए, सबसे पहला काम चेक करो कोई कॉमन ले सकते हो नीचे से। तो मुझे साफ दिख रहा है यार, मैं नीचे से कुछ कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। तो ऊपर वाली टर्म क्या आ रही है, x² प्लस का 4, क्या नीचे से कॉमन आ रहा है बेटा, मुझे साफ दिख रहा है x कॉमन आ जाएगा। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा भाई, 3x² प्लस का 4x माइनस का 4 इंटू dx। अब क्या काम करेंगे, अब अगेन मुझे अगर इसको इंटीग्रेशन पे सॉल्व करना है, मेरे पास कोई और तरीका नहीं है, मुझे इसके ऊपर यहाँ पे मिडिल टर्म को ब्रेक करना पड़ेगा। डायरेक्टली सॉल्व कर लोगे, इंटरमीडिएट के भी कंप्लीट हो गया, एप्टीट्यूड पढ़ लो माशाल्लाह से। तो क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, x² प्लस का 4, ये x का x बाहर एज इट इज, तो 3x² प्लस 4x माइनस 4 के ऊपर सिंपल तरीके से मिडिल टर्म ब्रेक करूंगा। कैसे करता हूँ मिडिल टर्म ब्रेक, कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो, हाथ से भी कर सकते हो, खबरदार जो कैलकुलेटर को हाथ लगाया बेटा। मिडिल टर्म ब्रेक करोगे, तुम्हारे पास दो फैक्टर्स आ जाएंगे, कौन कौन से, x+2 मेरे ख्याल में आ रहा होगा, और एक मेरा ख्याल है अल्लाह भला करे क्या आना चाहिए, 3x है, सही है सही है, 3x - 2 आ जाएगा, कोई मसले की बात नहीं है, 3x - 2 फैक्टर आ जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई पहले करवाओगे। ओरिजिनल क्वेश्चन देखो तुम्हें ये गिवन था, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करवा के ऐसे बनाया। कैसे बनाया कि भाई पहले सबसे पहले तुमने चेक कर लिया नीचे वाले टर्म में, चूंकि तमाम टर्म वैल्यूज एक्स वाली आ रही थी, सॉल्व नहीं कर सकते थे, फैक्टर्स नहीं गिवन थे। चूंकि फैक्टर्स नहीं गिवन थे, तभी तुमने पहले फैक्टर्स बनाए। कैसे फैक्टर्स बनाए कि सबसे पहले एक्स कॉमन ले लिया, उसके बाद तुम्हारे पास ये टर्म बन गई, तुमने इसके अंदर मिडिल टर्म ब्रेक कर दी। मिडिल टर्म कैसे ब्रेक करते हो, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करा, जो भी आंसर आया उसको दो नंबर्स में ऐसे ब्रेक करा के प्लस माइनस करने पे बीच की वैल्यू बने और मल्टीप्लाई करने पे वापस से वो आंसर बन जाए। बेटा ये मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड क्लास 4 क्लास 5 में पढ़ाया जाता है, मेरे नहीं ख्याल में मेथड किसी को मसला होगा। अब फाइनली हमारा असली काम स्टार्ट होगा। अभी तो हम सिर्फ मेकअप कर रहे थे, ये काम अब काम असली स्टार्ट होगा। क्लियर है? अब जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। इस क्वेश्चन में कितने फैक्टर्स आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, 1 2 3, कितने फैक्टर्स आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। मगर हम तीसरे से काम कर नहीं सकते, मगर फिर भी उसको यूज कर लेंगे, चलो कोई मसले की बात नहीं है। क्या कहा मैंने, इस क्वेश्चन में कितने फैक्टर्स आ रहे हैं हमारे, 3 आ रहे हैं। अच्छा भाई क्या क्या मैंने आपको लॉजिक दी, मैंने बड़ी सिंपल सी लॉजिक दी बेटा।
क्या बड़ी सिंपल सी लॉजिक दी सर आपने हमें कि भाई आपने क्या काम करना है, आपने पहले वाले फैक्टर को लेना है, सही है ना, उसको गायब कर देना है, उसके अलावा बाकी पूरे क्वेश्चन को उतार देना है। तो क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा पूरा क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस का 4 डिवाइडेड बाय पहला फैक्टर एक्स को गायब कर दिया, क्या बन जाएगा एक्स प्लस 2 उसके अलावा और 3x माइनस का 2। अब जो फैक्टर तुमने गायब करा है वो ऊपर किसके साथ लिख दो, ln के साथ लिख दो। क्लियर है यहां तक की बात, आई होप क्लियर होगी। ये हमारा पहला स्टेप हो गया, प्लस का साइन। अब आगे बढ़ो, अब तुमने पहला फैक्टर गायब कर दिया ना, पहले फैक्टर का छुपन छुपाई खेल ली, अब दूसरे फैक्टर की बारी है। सो दूसरे फैक्टर को गायब कर दो, बाकी पूरे क्वेश्चन को एक बार लिख दो। लिख दिया भाई। अब ऊपर वाली चीज भी लिख दी मैंने। अब जो फैक्टर गायब करा है ना उसको ln के साथ लिख दो, सिंपल तरीके से लिख दिया भाई, वेरी गुड, दूसरा काम भी हो गया। अब तीसरा फैक्टर भी चूंकि यहाँ पे आ रहा है तो क्या करो भाई, उसको गायब कर दो, उसके अलावा बाकी तमाम वैल्यूज को उठा के पुट कर दो। तो क्या बन जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस का 4 और ln में अब की बारी में क्या आ जाएगा, 3x माइनस का 2। बेटा बहुत आसान करके पढ़ा रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट को आपको, ताकि इजीली आपको समझ में आए। अच्छा तो बेटा अब हम लोगों ने जो सिंपल तरीके से फैक्टर्स को बना लिया, अब क्या काम करेंगे, अब जो बारी बारी हमने फैक्टर्स लिए हैं ना, उनको अब उनकी वैल्यूज पुट करके आंसर्स निकालना है। तो मैंने डायरेक्टली काम इसलिए नहीं करा कि आपको आपको इजी रहे। आपको मैं दो स्टेप्स में अगर एक क्वेश्चन करवा रहा हूं तो बेटा ये बहुत मुश्किल चीज है जो मैं आपको इजीली क्लियर कर रहा हूं, और आई होप अब तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर होगा। अब देखिए सबसे पहला फैक्टर हम लोगों ने क्या लिया था, एक्स लिया था ना, जाहिर सी बात है पहला फैक्टर क्या लिया था बेटा, हम लोगों ने एक्स लिया था। तो यहां से मेरे पास एक्स को जब मैं जीरो के बराबर इक्वेट करवाऊंगा तो मेरे पास बेटा एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपल तरीके से जीरो आ रही होगी। तो पूरी इक्वेशन में जहां जहां एक्स आ रहा है वहां जीरो पुट कर दूंगा, तो ऊपर क्या बन जाएगा 4 और नीचे क्या बन जाएगा प्लस का 2, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। तो ऑब्वियसली प्लस 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, माइनस का 4, तो ऑब्वियसली -1 बचेगा। और इस ln के अंदर इस x की वैल्यू पुट नहीं करनी, इस ln के अलावा जहां जहां आपके पास x आ रहा है पुट कर दोगे यहाँ पे। सेम गोस फॉर ईयर। अब देखिए सेकंड फैक्टर के अंदर मैंने क्या लिया था, x प्लस 2 लिया था, तो जाहिर सी बात है इसको जब जीरो के बराबर इक्वेट करवाऊंगा तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव का 2। जहां जहां यहाँ पे x आ रहे हैं वहां नेगेटिव 2 डाल दूंगा सिवाय l वाली जगह के। तो बेटा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -2 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, सिंपल तरीके से ये होता है पॉजिटिव का 4, 4 प्लस 4 हो गया। नीचे क्या हो जाएगा, सिंपल -2 का -2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेटिव का 2 इंटू 3। नेगेटिव का 2 इंटू 3 क्या होता है बेटा, माइनस का 6, -6 -2 क्या हो जाएगा, माइनस का 8, और ऊपर ln x प्लस 3 एज इट इज का एज इट इज। अब यहाँ पे थर्ड फैक्टर क्या था मेरा, 3x माइनस 2, तो जाहिर सी बात है बेटा इसको भी मैं क्या करूंगा, जीरो के बराबर लूंगा। जब इसको भी मैं जीरो के बराबर लूंगा तो मेरे पास यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपल तरीके से 2 डिवाइड बाई 3 आ रही होगी। तो बेटा यहाँ पे जहां जहां x आ रहा है वहां पे 2 डिवाइड बाई 3 पुट कर दूंगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर के अंदर वैल्यू पुट करूंगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास सिंपल तरीके से 4 डिवाइडेड बाई 9 प्लस का 4। नीचे क्या हो जाएगा, सिंपल तरीके से इधर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3, और x प्लस 2 में भी क्या हो जाएगा, सिंपल 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस का 2 इंटू ln 3x माइनस का 2। तो बेटा इसको सॉल्व कर लो, -4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, क्या बन जाएगा, माइनस का ln x बन जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 8, पॉजिटिव का 8 इस 8 को कैंसिल आउट कर देगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सिंपल हाफ ln x प्लस 3। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, इन तमाम चीजों को उठा के सॉल्व कर लो, इस पूरी की पूरी टर्म को। ये जाहिर सी बात है पूरी की पूरी ln से मल्टीप्लाई और इसको सॉल्व करवा लो, क्या बन जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 9 और प्लस का 4 क्या हो गया, 40 डिवाइड बाई 9 हो जाएगा। हाँ 9 4 सही है, 40 डिवाइड बाई 9 हो गया। उसको डिवाइड करवा दो किसके साथ, इस पूरी टर्मिनोलॉजी के साथ, जो भी आ रही होगी, तो आपके पास यहाँ से पर्टिकुलर आंसर आ जाएगा कोई ना कोई बेटा। सिंपल तरीके से यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक की बात, काइंडली लेट मी नो। पूरी टर्म को सॉल्व करवाओगे, जब इस पूरी टर्म को सॉल्व करवाओगे, कैलकुलेटर में उठाकर डालोगे, कैलकुलेशन करोगे, सिंपलीफाई ऊपर नीचे करोगे, तो आपके पास सिंपल आंसर आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 9। तो क्या बन गया, 5 डिवाइडेड बाय 9 ln 3x माइनस का 2। इस तरीके से इस पूरे के पूरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। काइंडली लेट मी नो बेटा क्या मुश्किल है इस क्वेश्चन के अंदर। इस तरीके से आप पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन का इजीली, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, विदाउट यूजिंग द डिटेल मेथड which you normally use in intermediate side, without using that particular method आप इसको सॉल्व कर सकते हो इजीली, और आप उससे अपना आंसर निकाल सकते हो। तो बताओ बेटा क्या मसले की बात है इसके अंदर, कोई मसले की बात नहीं है, बहुत सिंपल सा तरीका। बस आपने कुछ बेसिक बातें जहन में रखनी है कि भाई बारी बारी फैक्टर्स को लेना है और उस फैक्टर्स की वैल्यू को उठा के पुट करते रहना है। सो कल का मेथड, ये जो पूरा मेथड मैंने आपको सिखाया एजम्पशन वाला, ये डायरेक्टली सॉल्व करने वाला, दोनों बहुत जरूरी मेथड से। तो इस तरीके से बेटा आई होप कि आपको पूरा टॉपिक समझ में आया होगा इजीली इंशाल्लाह। अगर यस तो फिर आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा ये तमाम क्वेश्चन हम लोगों ने करे हुए हैं। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है, अगेन ये क्वेश्चन हम लोगों ने देखे हुए हैं सारे के सारे।
अच्छा, अगेन देखिए बेटा, ये कल वाला एक क्वेश्चन आ रहा है, इसको मैंने कल भी समझाया था। 2x माइनस का 3 इंटू एक्स माइनस का 2 जीपी में आ रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी। बेटा एक्स की वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी है, बिलीव मी बहुत इजी क्वेश्चन है। जीपी के अंदर क्या होता है कि आपका डिफरेंस, आपका जो रेशियो होता है थ्रू आउट द सीक्वेंस सेम रहता है। तो आप पहली दो टर्म्स का रेशियो निकालोगे और लास्ट की दो टर्म्स का रेशियो निकालोगे तो सिंपल तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। पहली दो टर्म्स का रेशियो क्या होगा बेटा, जाहिर सी बात है, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, जो कि होगा हमारे पास x डिवाइडेड बाय 2x माइनस का 3। फिर मैं लास्ट की दो टर्म्स का रेशियो निकालूंगा जो कि क्या होगा, वो होगा x माइनस का 2 डिवाइडेड बाय x। तो जाहिर सी बात है, कभी भी जीपी का अगर सीक्वेंस हो, ये बहुत ऑब्वियस सी बात होती है, थ्रू आउट द सीक्वेंस कॉमन रेशियो सेम रहता है। तो हम इन दोनों वैल्यूज को आपस में इक्वेट करवा दूंगा, और इक्वेट करवाने के बाद ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, x डिवाइडेड बाय 2x माइनस का 3 x माइनस का 2 डिवाइडेड बाय x। ये क्या काम करा भाई, जीपी के अंदर हमेशा रेशियो सेम रहता है। ये बात मैं बहुत दफा रिपीट कर चुका हूं, इनफैक्ट ये क्वेश्चन मैंने अपने लेक्चर्स तक में करवाए हुए, क्योंकि मुझे मालूम है क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो हमने क्या करा, हमने सिंपल तरीके से दोनों के कॉमन रेशियोज को बराबर ले लिया, कार्डन पीटी करेंगे, एक्स की वैल्यूज निकाल लेंगे, उस एक्स की वैल्यू उठा के वापस इस सीक्वेंस में डालूंगा तो मेरे पास प्रॉपर सीक्वेंस आ जाएगा, फिर जो भी चीज मुझे फाइंड करनी है फाइंड कर लूंगा। अच्छा भाई, अगला क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के स्क्वायर का फॉर्मूला। भाई ये क्वेश्चन भी एनईटी पूछ रहा है, बताओ भाई क्या करेंगे। सिंपल तरीके से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, अल्लाह के वास्ते यहाँ पे क्या अप्लाई करोगे बेटा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। अच्छा, एक चीज काइंडली तमाम स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए, मैंने आप लोगों को बताया था, कभी भी मैट्रिक्स आपके पास इस तरह का मैट्रिक्स आ रहा हो, ए की पावर के प्लस वन बराबर हो किसके, ए के, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ये मैट्रिक्स जो होता है पीरियोडिक मैट्रिक्स होता है। ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, पीरियोडिक मैट्रिक्स। मैंने आपको आइडेम्पोटेंट बताया था, आइडेम्पोटेंट ये चीज नहीं होती। हमारे पास जो अगर क्वेश्चन में आंसर्स गिवन थे, आइडेम्पोटेंट, निलपोटेंट, सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक, उन सब के अंदर जो मोस्ट मोस्ट प्रेफरेबल आंसर होगा वो आइडेम्पोटेंट हो सकता है। बट जब हमारे पास पीरियोडिक गिवन होगा तो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन का आंसर पीरियोडिक होगा। कभी भी अगर आपके पास मैट्रिक्स की पावर के अंदर के प्लस वन यानी कि पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है और उसके नतीजे में उसका आंसर वापस से ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाता है, तो हमेशा जो मैट्रिक्स कहलाता है पीरियोडिक मैट्रिक्स कहलाता है, एक पीरियड को रिपीट कर रहा होता है ये। तो काइंडली नोट डाउन दिस थिंग कि ऐसे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पीरियोडिक मैट्रिक्स होगा। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अच्छा, एक क्वेश्चन बेटा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे पेपर में दिखा भी, काइंडली नोट डाउन दिस क्वेश्चन। क्या कह रहा है, फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू। ये क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन है, इसको अभी देख लेते हैं। अच्छा, क्या कहता है भाई इस क्वेश्चन के अंदर, फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द रिपीटिंग डेसिमल। फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द रिपीटिंग डेसिमल। आपके पास क्वेश्चन आ रहा है कि भैया आपको बताना है 0.454545 करके आपका कोई नंबर आ रहा है, आपको इसका अगला नंबर बताना है एग्जैक्ट वैल्यू के अंदर, अगर रिपीटिंग डेसिमल हो। बेटा ये क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है, ये सिंपल तरीके से आ रहा है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का, और सम ऑफ जीपी का एक क्वेश्चन आ रहा है। किसका आ रहा है, सम ऑफ जीपी। बेटा इस क्वेश्चन का मतलब ये कि आपके पास एक कंटिन्यूस सीक्वेंस है 0.454545 एंड इट गोज ऑन, और आपसे कहा जाता है कि भाई सिंपल तरीके से बताओ, सिंपल तरीके से ये बताओ कि अगला नंबर क्या होगा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेट्स सपोज अगर मेरे पास एक नंबर आ रहा है 0.45। अब अगर मुझे इस चीज को फाइंड करना है, यानी कि इस नंबर को, अगर मेरे पास जो पूरा नंबर लिखा हुआ आ रहा है 0.454545 होगा, ये आगे 5 6 4 5 लगे हुए होंगे। भाई मुझे इस नंबर पे जाना है, तो यानी कि 0.0045 में यहाँ से सीक्वेंस अगर ड्रॉ कर दूं, उससे अगली सीक्वेंस क्या होगी, 0.00045। यानी कि 0.4545 को अगर मैं ब्रेक करके लिखूं तो ऐसे करके लिखा जा सकता है। अपने कैलकुलेटर के ऊपर या अपने हाथ के ऊपर से करके चेक कर लो खुद से। लेट सपोज लिखो 0.121212। तो भाई अगर तुम इस नंबर को ब्रेक करके लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, पहले 0.12 लिखोगे, फिर अब चूंकि तुमने पहले वाले दो डेसिमल प्लेसेस ले चुके हैं तो इसके बाद के लिखने हैं, इसके बाद के लिखने तो इनमें ऑब्वियसली जीरो डाल के लिखोगे, तो क्या बन जाएगा 0.0012। अब अगर तुमने इस खाली इस चीज को एक अलग नंबर में डिनोट करवाना है तो कैसे लिखोगे, अब तुमने चार चार डेसिमल प्लेस के बाद लिखना है नंबर को, तो क्या हो जाएगा प्लस का 0.00012। अब इनको वापस इन तीनों को ऐड कर दोगे तो वापस ये चीज बन जाएगी। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो हमने क्या करा, हमने इस बेसिकली इस नंबर को एक्सपेंड कर दिया, ओपन कर दिया। उससे हुआ क्या, उससे ये हुआ बेटा कि आपके पास जो पर्टिकुलर टर्म आ रही है मुझे साफ दिख रही है, जो सीक्वेंस आ रहा है, ये सीक्वेंस हमारे पास इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आ रहा है, इनफिनाइट डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आ रहे हैं इन अदर वर्ड्स। सो भाई इसके अंदर हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू आ गई 0.45। आर की वैल्यू क्या आ रही होगी, कॉमन रेशो सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, दैट विल बी 0.
0045 डिवाइडेड बाय 0.45, तो बेटा देख लीजिए आपके पास क्या आ रहा होगा, आएगा 0.01 आ रहा होगा। अब सिंपल तरीके से इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, क्या होता है a डिवाइडेड बाय 1 माइनस का r, a की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है 0.45, 1 माइनस का r डेट इज 0.01, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.45 डिवाइडेड बाय 1 माइनस का 0.01, क्या आ जाएगा भाई 1 माइनस 0.01, क्या आंसर आ रहा है आपके पास 5 डिवाइडेड बाय 11 आ रहा होगा। ये 5 डिवाइडेड बाय 11 जो होगा अगला एग्जैक्ट नंबर होगा इस पर्टिकुलर डेसिमल प्लेस के बाद का। क्या कहा मैंने कि इस पर्टिकुलर 0.4545454545 का एग्जैक्ट जो डेसिमल वैल्यू होगी वो क्या होगी 5 डिवाइडेड बाय 11। भाई बताओ बच्चों वाला क्वेश्चन है नहीं है, काइंडली लेट मी नो, मजा आया क्वेश्चन करके नहीं आया, समझ आ गया भाई क्या मसले की बात है, क्लियर है कॉन्सेप्ट, आई होप क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ बॉडी, अच्छा ये सारे उसके आगे इंग्लिश के सिनोनियम्स एंटोनियम ब्ला 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 सारे मैंने करवाए हुए, जैसे मैंने कहा ना हमारे पास तमाम के तमाम अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चंस मैंने करवा चुका हूँ, लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गया एंड सो ऑन, ये सारी चीजें आप लोगों को बेटा मैंने करवाई हुई। अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पे निकल के मैं उस क्वेश्चन के ऊपर आ जाऊँ, वो एक क्वेश्चन मेरा मिस हो गया, स्विमिंग पूल वाला, काइंडली इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, आज के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, आपको कोई और नहीं मिलेगा, सिर्फ मेरे पास से मिल रहा होगा। बेटा लास्ट का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर का, बस ये लास्ट क्वेश्चन है स्विमिंग पूल वाला, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बेताशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब पहले मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं, काइंडली तमाम स्टूडेंट्स को उतार लीजिए, क्या क्वेश्चन आ रहा है, स्विमिंग पूल इज 40 फीट लॉन्ग, a swimming pool is 40 feet long and 4 feet deep at one end. A swimming pool is 40 feet long and 4 feet deep at one end. If it is 8 feet deep, if it is 8 feet deep at the other end, find the total distance in feet along the bottom. आज के लेक्चर में आने वाला एक और बहुत इंपॉर्टेंट खूबसूरत क्वेश्चन, a swimming pool is 40 feet long and 4 feet deep at one end. If it is 8 feet deep at other end, find the total distance in feet along the bottom. भाई क्वेश्चन को जरा भाड़ में डालो, पहले बताओ स्विमिंग पूल सबने देखा हुआ है ना, जहन में खाका बना सकते हो स्विमिंग पूल का, पिकनिक्स के ऊपर जाते होगे फैमिली के साथ, फार्म हाउस, सनवे लगून या कोई भी मशहूर अच्छा फार्म हाउस, स्विमिंग पूल सबने देखा होगा, मगर मैं यार वो सॉरी टू से वो 100 रुपए वाले स्विमिंग पूल की बात नहीं कर रहा जो कि मदीर साइड पे आपको मिल जाएंगे या गुलशन साइड पे भी आपको मिल जाएंगे, 100 रुपए के अंदर हमें पूरी आधी आवाम डूबी हुई होती है और इंतहाई गलीज पानी होता है। मैं स्विमिंग पूल की बात नहीं कर रहा, मैं अच्छे स्विमिंग पूल की बात कर रहा हूँ। अच्छे स्विमिंग पूल की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो बेटा इसके अंदर कुछ बातें होंगी, वो बातें आपको पहले पता होनी चाहिए। स्विमिंग पूल की खास बात क्या होती है, अगर तुमने मलिर कैंट का देखा हो या तुमने अगर कराची क्लब का देखा हो या तुमने किस कहीं का भी अच्छा स्विमिंग पूल देखा हो, एयरपोर्ट होटल का देखा हो, कहीं का भी स्विमिंग पूल देखा हो, एक अच्छा स्विमिंग पूल क्या होता है तुम्हारी नजर में, स्विमिंग पूल क्या होता है, अगर तुमने गौर किया हो तो, अगर फॉर एग्जाम्पल स्विमिंग पूल है, इस स्विमिंग पूल का स्ट्रक्चर बेटा कभी भी ऐसा नहीं होता, अगर तुम्हारे जहन में स्ट्रक्चर आ रहा है, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, आपको बात मालूम होगी, और कभी भी स्विमिंग पूल गए हो नहीं भी गए तो ये बात मालूम होनी चाहिए, नहीं मालूम मैं बता देता हूँ, अगर यहाँ पे लेट सपोज स्टेयर्स बनी भी होती है जिस जगह के ऊपर, उसकी जो अपोजिट जगह होती है बेटा, वहां पे डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, जमीन गहराई में होती है। आप फार्म हाउस वगैरह पे गए होंगे, आपके पेरेंट्स अक्सर आपको मना करते होंगे बेटा यहाँ पे नहीं जाना, और स्पेशली जो लड़के होते हैं वो तो ऑब्वियसली दोस्तों वगैरह के साथ अगर जाते हैं उन्हें बात का बहुत अच्छे से आइडिया होगा कि भाई ये वाली जो जगह होती है ना, यहाँ पे गहराई ज्यादा होती है, यानी कि जो एक अच्छा स्विमिंग पूल होता है उसका तरीका ये होता है कि वो तरीका कुछ इस तरीके से स्विमिंग पूल बनाया जाता है, इस तरीके से सरफेस लेवल ऊपर से दोनों का आपको सेम लगता है, मगर यहाँ पे जो डेप्थ होती है ना इस जगह पे ज्यादा होती है, और तभी जो अक्सर स्विमर्स होते हैं यहाँ से कूदते हैं और यहीं पे वो उछलने वाला स्टैंड लगाया जाता है, ताकि अगर बंदा उछल के पानी में गिरे तो ऑब्वियसली यहाँ पे डेप्थ ज्यादा होती है, जमीन नीचे होती है। ये तमाम बातें मैंने क्यों बताई, क्योंकि बेटा मैथ्स को अगर समझना चाहते हो ना तो मैथ्स को अपनी रियल लाइफ से कंपेयर करना स्टार्ट कर दो। मैंने इसलिए कंपेयर करा कि आपको अब जो क्वेश्चन है वो समझ में आएगा। ये क्वेश्चन आज के पेपर में आया और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एप्टीट्यूड का। अ स्विमिंग पूल इज 40 फीट लॉन्ग, कहता है तुम्हारा जो स्विमिंग पूल है ना वो कितना बड़ा है, 40 फीट बड़ा है, यानी कि 40 फीट का है, कितना है 40 फीट का, सही है भाई, एंड 4 फीट डीप एट वन एंड, कहता है कि तुम्हारा जो स्विमिंग पूल है वो एक तरफ कितना है 4 फीट है, सही है, एक तरफ का। इफ इट इज 8 फीट डीप एट द अदर एंड, कहता है अगर अदर एंड का डिस्टेंस उसका कितना आ रहा है 8 फीट का आ रहा है, तो बताओ, तो क्या बताओ, फाइंड द टोटल डिस्टेंस इन फीट अलोंग द बॉटम, कहता है टोटल डिस्टेंस बताओ अलोंग द बॉटम, सही है, कोई मसले की बात नहीं है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस इन फीट अलोंग द बॉटम, यानी कि मुझे बॉटम का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, अलोंग द बॉटम यानी कि फीट के अलोंग मुझे जो मेरे पास ये तिरछी जगह है ना इसका मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, मुझे बेसिकली ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने को कहा जा रहा है।
अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। मैंने पूरे स्ट्रक्चर जो बनाया है आपको समझाने के लिए बनाया। लेट सपोज अगर मैं एज्यूम करूं कि जितनी जितनी मेरे पास यहाँ पे हाइट हो एक एंड के ऊपर, अगर मेरे पास इतनी ही हाइट यहाँ पर आ जाए, अगर मैं सपोज करूं कि मेरे पास इस एंड के ऊपर जो 4 फीट की हाइट है इधर भी 4 फीट की हाइट आ जाए, तो जाहिर सी बात है 8 का आधा ही हो जाएगा, क्योंकि हमेशा जो एक स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल होता है उसके अंदर जो अदर साइड होती है वो इस वाली साइड की डबल होती है। तभी अगर आपकी हाइट नॉर्मल 5'9" है या 5'8" है, तो आपकी स्टेयर्स वाली साइड के ऊपर जो पानी आ रहा होगा वो आपके स्टमक तक आता है, मगर वहां पे आपके सर के लेवल से ऊंचा पानी होता है। उसके पीछे रीजन ये होती है कि हमेशा जो स्विमिंग पूल बनाया जाता है वो ऐसे बनाया जाता है कि एक साइड के ऊपर जितनी भी आपने हाइट रखी है, डेप्थ रखी है, दूसरी साइड उसकी डबल हो। तो सेम कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करा कि भाई अगर मैंने इसको काट दूं यहाँ से, कितना बन जाएगा, इतना बन जाएगा। आपको ये वाला डिस्टेंस गिवन है 40, आपको ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, और आपके पास ये वाली हाइट आ गई, कितनी होगी, ये 4 फीट होगी। जाहिर सी बात है 8 का आधा कितना होगा, 4 फीट होगा। तो भैया मेरे पास सिंपल तरीके से यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ मैं। कौन सा फॉर्मूला? आपके पास कई तरह के फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो आप वैसे तो। आप यहाँ पे अल्लाह भला करे आसान तरीन लफ्जों में जो फॉर्मूला मैं कह सकता हूँ यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल एक फॉर्म हो रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल अगर फॉर्म हो रहा है तो सिंपल तरीके से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई करूंगा? अब मेरे जहन में क्वेश्चन आ रहा है इस तरह से, इस तरह का मेरे पास आ रहा है पर्टिकुलर फॉर्मूला कॉन्सेप्ट। देखो मेरे पास बेटा ये आपका परपेंडिकुलर साइड होगी, जाहिर सी बात है परपेंडिकुलर साइड होगी। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, अगर ये परपेंडिकुलर आ रहा है तो परपेंडिकुलर के सामने हमेशा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। ऐसा ही है ना बेटा, बिल्कुल ऐसा ही है। और हाइपोटेन्यूज के इस तरफ ये परपेंडिकुलर होगा तो ऑब्वियसली सी बात है ये बेस होगा। तो ये मेरे पास साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर की, ये मेरी साइड क्या होगी, बेस की। बेटा मैंने जो कॉन्सेप्ट आपको बातों बातों में पढ़ा है जिंदगी भर याद रखिएगा, कि आपके पास कभी भी आपको अगर ट्राइंगल देख के समझ में ना आ रहा हो कि आपका परपेंडिकुलर कहाँ है, आपका बेस कहाँ है, तो हमेशा इस चीज को याद रखिएगा, जहां पे भी आपकी स्ट्रेट लाइन हो जाहिर सी बात है परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, और जाहिर सी बात है परपेंडिकुलर खुद है, और बेस जो तीसरी साइड बची हुई बेस की होगी। तो फॉर्मुला क्या होता है बेटा, सिंपल तरीके से फॉर्मुला होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। मैंने एच को डी कहा हुआ है तो उसको डी लिख देता हूँ। क्या बन जाएगा, रूट के अंदर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, अंडर रूट का अंडर रूट। पी की वैल्यू क्या गिवन है 40 का स्क्वायर, और बी की वैल्यू क्या गिवन है 4 का स्क्वायर। सिंपल तरीके से सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा रूट 40 का स्क्वायर। आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, 40 का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर। क्या आंसर आएगा मेरा बच्चा, आपके पास आएगा सिर्फ 40.19 समथिंग आ रहा होगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 40.2 होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। काइंडली नोट डाउन दिस थिंग, इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस तरीके से बेटा हमने आज के लेक्चर को एंड करा। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। बाकी सारे क्वेश्चन बेटा डे 1 डे 2 डे 3 में करवा चुका हूँ, जो कि आप लोग देख चुके होंगे। और आने वाले सालों के लिए भी ये लेक्चर बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सारे इसमें डिस्कस करे हुए हैं। सो आई होप आपको कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। क्लियर है बच्चों? तो आज के लेक्चर को एंड करते हैं। आई होप मैंने इसके अंदर आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट डिलीवर किया होगा, और जो कोई मसला हो जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक्स ये क्वेश्चंस इजी लगे, समझ में आए, तो काइंडली लेट मी नो, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम जिया साइनिंग ऑफ। खुदा हाफिज।